नमस्कार, आदाब, मैं शरिया से स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर ईसी से मीटिंग के बाद बोले ओवैसी, कहा 2024 के मतदाता सूची को क्यों नहीं बनाया जा रहा है आधार। मंत्री आशीष शेलार के मराठी और पहलगाम वाले बयान पर भड़के संजय राउत, बोले भाषा पूछकर मारा। महाराष्ट्र में उर्दू भाषियों को मारकर दिखाओ, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की सीधी चुनौती। कांवड़ यात्रा पर रणनीति कर रही सरकार, एसपी फखरुल चांद ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला। वोटर लिस्ट पर बवाल के बीच तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग से पूछे सवाल, कहा क्यों बिहार में नहीं चलेगा आधार कार्ड। ट्रंप ने ब्रिक्स में शामिल देशों को दी एक्स्ट्रा टैरिफ की धमकी, क्या भारत पर भी बढ़ाएंगे टैक्स। अब समाचार विस्तार से। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर अधिवक्ता तलहा अब्दुल रहमान ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को चुनौती देने के लिए आज करीब 7 याचिकाएं दायर की गईं, जिनमें दावा किया गया है कि निर्वाचन आयोग के पास इस तरह से मतदाता सूची को संशोधित करने का वैधानिक अधिकार नहीं है। उनके कई बिंदु नियमों के विपरीत हैं। अदालती कार्रवाई के दौरान शुरू में कहा गया कि यदि आपने पहले किसी चुनाव में मतदान किया है तो आप पर संदेह नहीं किया जा सकता है, और चिंता ये थी कि पुनरीक्षण प्रक्रिया की तीव्र गति की वजह से बड़ी संख्या में लोग छूट सकते हैं। अदालत ने अगली सुनवाई गुरुवार यानी 10 जुलाई को निर्धारित की है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 24 तारीख को घोषित किया है, उसके खिलाफ याचिका दायर करी है। करीब 7 पिटिशनें हैं जो फाइल हुई हैं। उसमें ग्रीवांस ये है कि इलेक्शन कमीशन के पास स्टैट्यूटरी पावर नहीं है इस तरीके से समरी इंटेंसिव इलेक्टोरल रोल को रिवाइज करने की, प्लस इनके कई सारे क्वेश्चन हैं जो रूल्स के बाहर जा रहे हैं। प्लस अगर ये बात भी उठी थी कोर्ट में मेंशनिंग के दौरान कि अगर आपने पिछले किसी भी इलेक्शन में वोट किया है और तो फिर आपको इस तरीके से शक की निगाहों से नहीं देखा जाना चाहिए, और ये अप्रीहेंशन कोर्ट में जाहिर किया गया कि लाखों लोग जो हैं वो इस एक्सरसाइज में छूट सकते हैं, क्योंकि इतनी तेजी से ये एक्सरसाइज कर रहे हैं कि लोगों को वक्त भी नहीं है कि वो सही कागज अपने दिखा सकें। तो सर आपने अपने ग्राउंड क्या दिया है अपनी पिटीशन में? पहला ग्राउंड तो यही है कि इलेक्शन कमीशन की पावर का इशू है कि भाई किस तरीके से वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक 1960 का रूल है जो बताता है कि किस तरीके से रिवीजन होना है, ये उसका ही पूरा प्रोसेस ही उलट के अपने सर पे रख दे रहे हैं उसको। तो ये मेन ग्राउंड है। और दूसरा ये है कि इलेक्शन कमीशन का जो रीजनिंग है इतनी जल्दी एक्सरसाइज करने का, इतना लास्ट मिनट पे करने का और इतनी तेजी से करने का कि कई लोग उसमें छूट सकते हैं। हमारी जो डेमोक्रेसी है वो इंक्लूजन पे बेस्ड है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर अपना वोट दे पाएं, ये नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग छूट जाएं। तो उस प्रणाली को भी रिव्यू करने की इसमें रिक्वेस्ट करी गई। बिहार में विधानसभा चुनाव से लेकर वोटर लिस्ट पर बवाल मचा हुआ है। चुनाव आयोग की ओर से वोटर लिस्ट अपडेट करने की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं दायर की गई हैं, तो दूसरी ओर अलग अलग राजनीतिक दल चुनाव आयोग से मुलाकात कर रहे हैं। इस बीच आज असदुद्दीन ओवैसी ने भी चुनाव आयोग से मिलकर वोटर लिस्ट पर अपनी चिंता जताई है। हमारी पार्टी में भी हम बैठ के बात करेंगे और इस पर क्या फैसला लेंगे, मगर हमारा एक ही है कि आप इतने कम टाइम में एक्सरसाइज कैसे कर पाएंगे। बहुत टाइम कम है। एसआईआर में भाई जो लोग जो अपना एड्रेस चेंज कर लिए उनको क्यों आप पूछ रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट। माइग्रेशन होता है, अब क्या करेंगे वो लोग। मैं हैदराबाद में बैठा हूं, तेलंगाना के मुख्तलिफ गांवों से हर मेरे ऑफिस को कभी 10 लोग कभी 20 लोग बिहार के आते हैं कि हम यहाँ पर लेबर हैं, बताओ हम क्या करना चाहिए। अब उनके पास पैसे भी नहीं है वापस जाने बिहार को। परेशानी वो होगी क्योंकि लॉ तो बोल रहा है कि उनको रहना पड़ेगा वहां पर। वो गए इसलिए कि बिहार में कुछ है ही नहीं, कोई सरकार ने उनका रोजगार का इंतजाम किया ही नहीं, तो मजबूरी उनकी है, बाहर बैठे हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स हमने ईसीआई के सामने रखे, हमने कहा इसका तो आप सोल्यूशन निकालिए। चुनाव आयोग ने क्या भरोसा दिया आपको? काफी आप चुनाव आयोग खुद बोलेगा, मैं क्यों बोलूंगा चुनाव आयोग की तरफ से, क्योंकि वो तो अंदर से नहीं। आप आश्वस्त नहीं, आश्वस्त सवाल नहीं। देखिए, हमने ये सब जो बातें आपके सामने रखी हैं, जो पॉइंट्स हमने सामने रखी हैं, उनके सामने जाके बोला हमने कि ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं, कैसा आप 1 महीने के अंदर कैसा करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग BLOs को रखे हैं, वॉलंटियर्स को रखे हैं। तो ये इसका डिफिकल्टी ये है कि जल्दबाजी में
अगर 15-20% लोगों के नाम भी मिस हो गए और फिर आप देखिए मिस जब हो जाएंगे तो उसका सिटीजनशिप का मामला हो जाएगा। ये तो फिर तो आप वही तो आसाम का डिओटर हो जाएगा फिर। तो ये अप्रीहेंशन है, ये जेन्युइन अप्रीहेंशन है। महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर हो रहा विवाद बढ़ता ही जा रहा है। एक और राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मिलकर मराठी के सम्मान में विजय रैली निकाल रहे हैं, तो दूसरी ओर एमएनएस के कार्यकर्ता मराठी ना बोलने वालों पर हाथ उठा रहे हैं। इस बीच सीएम देवेंद्र फडणवीस के मंत्री आशीष शेलार ने राज ठाकरे की पार्टी द्वारा उठाए जा रहे इस कदम को गलत बताया और हिंसा की आलोचना की। अब इस पर उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का बयान सामने आया है। ये गलत है। हमारे जो मंत्री है वो सांस्कृतिक मंत्री है, लेकिन मुझे लगता है उनको बहुत से महाराष्ट्र के संस्कार सीखने पड़ेंगे। महाराष्ट्र में इस प्रकार का कोई हादसा नहीं हुआ है कि जाति पूछकर या भाषा पूछकर मारा है। कुछ लोग ये कहना चाहते हैं कि हम महाराष्ट्र की जो संस्कृति है, मराठी भाषा की संस्कृति, उसको हम नहीं मानेंगे। उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा है। ये गुस्सा ये मंत्री को भी आना चाहिए, क्योंकि वो मराठी भाषा का खा रहे हैं। हाँ, ये मराठी भाषा के मंत्री है। महाराष्ट्र में मराठी भाषा नहीं रहेगी तो क्या पाकिस्तान में रहेगी, बांग्लादेश में रहेगी? आप मुझे बताइए। नेपाल में रहेगी? बताइए आप मुझे, कहाँ रहेगी? कि आप मोदी जी गए हैं ब्रिक्स सम्मेलन में, कहा वहां रहेगी? ये सरासर अपमान है किसी भी भाषा का। अगर किसी राज्य में वहां के लोग अपनी भाषा की प्रतिष्ठा के लिए और रक्षा के लिए आंदोलन करते हैं किसी हमारे पूरे देश में, तो उसका तुलना ये मंत्री टेररिस्ट से करते हैं, बेलगांव के टेररिस्ट से करते हैं। मिस्टर शेलार ये मंत्री है, तो ये सरासर गलत है। और भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता क्या है? कांग्रेस नेता पवन खेरा ने बिहार में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कहा है कि चुनाव आयोग ने इसका मजाक बना दिया है। पहले तो वो एक विज्ञापन जारी करती हैं और फिर वो खुद उसी विज्ञापन के खिलाफ बयान देते हैं। हम बार बार आवाज़ उठा रहे हैं कि आप 25-30 दिनों में ये कार्रवाई कैसे कर सकते हैं, जब पिछली बार इसमें 1 साल लग गया था। आप मानसून के 25 दिनों में ये कार्रवाई कैसे कर सकते हैं? इसलिए हमें सुप्रीम कोर्ट में अपनी आवाज़ उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। बिल्कुल। और मजाक बना दिया चुनाव आयोग ने। कभी विज्ञापन निकालते हैं, फिर दूसरे दिन उसी विज्ञापन के खिलाफ खुद ही स्टेटमेंट दे देते हैं। ये चुनाव आयोग तो मुझे लगता नहीं कि इन्हें कुछ हवा भी है, होश भी है कि कर क्या रहे हैं, कि ऐसे करना चाहिए। हम बार बार ये आवाज़ उठा रहे हैं कि आप 25-30 दिन में ये कार्रवाई कैसे कर सकते हैं, जब पिछली बार ये कार्रवाई 1 साल लगा था इसमें। मॉनसून के 25 दिन में आप ये कार्रवाई कैसे कर पाएंगे? इसलिए अब हमें मजबूरन अदालत का भी दरवाज़ा खटखटाना पड़ा है। हम हर मंच से ये आवाज़ उठा रहे हैं। जाहिर बात है कि हम कोर्ट गए हैं तो पूरी आशा के साथ ही गए हैं। किसी को भी ये हक नहीं है कि वो किसी नागरिक का वोट चुराए। ये वोट चुराने से कम कुछ नहीं है, ये चोरी हो रही है। गरीब आदमी के वोट की चोरी का षड्यंत्र चुनाव आयोग रच रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज कांग्रेस से एक बड़ी सभा करने जा रही है। किसान जवान संविधान जनसभा को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संबोधित करेंगे। उनके साथ केसी वेणुगोपाल, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट समेत प्रदेश के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। आज खड़गे जी आ रहे हैं किसान जवान संविधान सम्मेलन में और बहुत उत्साह है। एक तरफ खूब बरसात हो रही है, किसानों के मन में उत्साह है, वहीं इस सभा को लेकर हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बहुत उत्साहित हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ये क्या शिविर चल रहा है? प्रशिक्षण शिविर। एक पेड़ माँ के नाम, उसका जंगल जा रहे हैं सरगुजा। देख लेते थोड़ा, 3 दिन रहेंगे। हसदेव में कितनी कटाई हुई, अभी तमनार में कितने पेड़ काटे, वो वही इलाका है। थोड़ा देख लें, केवल एक पेड़ माँ के नाम से न लगाएं,
बल्कि पूरा जो जंगल कट रहा है उसे देख लें। कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है, कोई सुरक्षित नहीं है। अब राजधानी में भी वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसलिए वो मैनपाट जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ तो 6-6 बार गोलियां चल चुकी है, लूटपाट डकैतियां हो रही है, इसलिए भाजपा के लोगों का मन काफी अशांत है, इसलिए शांति प्राप्त करने के लिए मैनपाट जा रहे हैं। महाराष्ट्र में चल रहा भाषा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। महाराष्ट्र में हिंदी भाषी लोगों पर हमले करने वालों पर अब भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने खुला चैलेंज दिया है। उन्होंने हिंदी भाषी लोगों को मारने वालों से कहा है कि अगर हिम्मत है तो उर्दू भाषी लोगों को मार कर दिखाओ। निशिकांत दुबे का यह बयान ऐसे समय में आया है जब हिंदी के विरोध में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एकजुट हो गए हैं। महाराष्ट्र के अंदर भारी भाषा विवाद भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के तल्ख बयान से और बढ़ सकता है। ये क्या है कि आप क्या कर रहे हो कि मराठी बोलना होगा? आप किसकी रोटी खा रहे हो? वहां टाटा है, बिरला है, रिलायंस है, कोई महाराष्ट्र में यूनिट नहीं है। सब टैक्स पेयर जो है, टाटा यदि बिहार झारखंड नहीं होता, उस वक्त बिहार नहीं होता, टाटा ने तो पहली फैक्ट्री वहीं बनाई। हमारे पैसे पर पल रहे हो, तुम कौन सा टैक्स देते हो? कौन सी इंडस्ट्री है तुम्हारे पास? माइंस हमारे पास है, झारखंड के पास है, छत्तीसगढ़ के पास है, मध्य प्रदेश के पास है, उड़ीसा के पास है। आपके पास कौन सी माइंस है? रिफाइनरी यदि रिलायंस ने बैठाई या एसआर ने रिफाइनरी बैठाई तो वो गुजरात में रिफाइनरी बैठाई है। सारी इंडस्ट्री जो है, सेमीकंडक्टर की भी इंडस्ट्री है तो गुजरात में आ रही है। आप जो है लाटसाही कर रहे हो और ऊपर से जो है आप हमारा दोहन करके, शोषण करके टैक्स पेयर करते हो। और यदि आप में ज्यादा हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो, तमिलियन को भी मारो, आप जो है तेलुगु वाले को भी मारो। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये एनार्की जो है नहीं चलेगी। हम मराठी का सम्मान करते हैं, मराठी एक आदरणीय भाषा है और हम छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी जी महाराज, पेशवा, सबका जो है तात्या टोपे से लेके सभी का हम सम्मान करते हैं। उन सबों ने, तिलक हो चाहे लाजपत राय हो, सभी ने जो है आजादी के आंदोलन में, गोपाल कृष्ण गोखले हो, सबसे बड़ा योगदान दिया है। हम तो सभी मराठी स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करते हैं। महाराष्ट्र के स्वतंत्रता में, हमारी भारत की स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन आज जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स, बीएमसी का चुनाव होने वाला है और ये उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो कर रहा है, इससे घटिया कोई काम नहीं हो सकता है और हम इसका प्रतिकार करते हैं। और यदि उनमें हिम्मत है, जो मैंने आपको कहा है, यदि उनमें हिम्मत है तो बगल में जो है माहिम इलाके में चले जाएं और माहिम की दरगाह के सामने जो है किसी हिंदी भाषी और उर्दू भाषी को पीट कर दिखा दें, तो मैं मानूंगा कि वो सचमुच जो है बाला साहब ठाकरे जी के जो है वारिस हैं और बाला साहब ठाकरे जी के सिद्धांतों पर चल रहे हैं। मराठी भाषा विवाद पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर एनसीपी एससीपी विधायक रोहित पवार ने कहा है कि मैं निशिकांत दुबे जी से अनुरोध करता हूं कि वो महाराष्ट्र में बिहार के लिए विशेष चुनावी रणनीति लागू करने की कोशिश ना करें। जब वो पश्चिम बंगाल और बिहार चुनाव के बारे में सोच रहे हैं तो महाराष्ट्र में समानता की भावना को बिगाड़ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो लोग राज्य और मराठी भाषा के खिलाफ बोलते हैं वो गलत कर रहे हैं। अगर आप यहाँ राज्य और मराठी के खिलाफ बोलते हैं तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। निशिकांत दुबे जी को मैं विनती करता हूँ कि बिहार का जो राजनीति है, वहाँ का जो इलेक्शन स्ट्रैटेजी है, वो महाराष्ट्र में आप मत इम्प्लीमेंट करो। आप कहा तो भी बिहार का इलेक्शन, वेस्ट बंगाल का इलेक्शन ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र की जो इक्वालिटी है वो कहाँ पे तो डिस्टर्ब आप कर रहे हो। दूसरी बात, हम जो बोलते हैं मराठी मानुस कौन है, जो महाराष्ट्र में जन्म लेता है, वो गुजराती हो सकता है, वो राजस्थान से हो सकता है, वो साउथ से हो सकता है, नॉर्थ से हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जन्म लेने के बाद मराठी के बारे में आदर होना चाहिए, महाराष्ट्र के बारे में आदर होना चाहिए। और जो व्यक्ति मराठी और महाराष्ट्र के खिलाफ बोलते हैं, महाराष्ट्र में रहते, उसको हम बोल रहे हैं कि ये गलत चीज तू कर रहा है। अभी यहाँ पे निशिकांत दुबे जी को अगर बिहार की जिम्मेदारी राजनीति में दी होगी तो उसके एंगल से वो स्टेटमेंट कर रहे हैं। उनको मैं विनती करता हूँ, एक बार महाराष्ट्र आके ये स्टेटमेंट बोल के दिखाओ, फिर आपको पता चलेगा मराठी लोग कैसे इमोशनल है। और दूसरी बात, ये कोई भोजपुरी एक्टर है जो बिहार का बीजेपी का पदाधिकारी है, वहाँ
की राजनीति, वहाँ की स्ट्रैटेजी, वहाँ का जो इलेक्शन है वो ध्यान में रखते हुए जैसे सुशांत सिंह राजपूत का हुआ था वैसे ही यहाँ पे कुछ वातावरण करने का वो कोशिश कर रहा है या हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ एक बार आके दिखाओ, फिर देखते क्या होता है। अगर आपको मराठी महाराष्ट्र की मान सम्मान रखना है तो आप वेलकम हो, लेकिन यहाँ पे आके आप मराठी और महाराष्ट्र के खिलाफ बोलोगे तो ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखो, आशीष शेलार जी बहुत बड़े नेता है, लेकिन फिर भी उनको और बड़े नेताओं को रिपोर्ट करना पड़ता है और उनकी बात सुननी पड़ती है। शायद उसी एक नेता ने उनको ये स्टेटमेंट बोलने के लिए कहा होगा, लेकिन उनका जो स्टेटमेंट था कल का, उसको निषेध हम करते हैं, क्योंकि मराठी मानुस और टेररिस्ट उसकी तुलना उन्होंने की है, वो गलत चीज है, उसका तो निषेध हम करते हैं। और आशीष जी को ये भी बताते हैं कि बीजेपी में एक स्टाइल होता है कि जो भी बड़ा नेता होने लगता है बीजेपी में, उसको अगर कट शॉर्ट करना हो तो ऐसा कोई स्टेटमेंट उनके मुंह से वो बुलवा देते हैं और उससे उनका प्रतिमा जो है खराब होती है। इसलिए आप थोड़े, आपके जो बीजेपी के बड़े नेता है उनके बारे में आप थोड़ा संभल के रहो। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि जानकारी मिल रही कि पूरे प्रदेश के ट्रीटमेंट प्लांट बंद कर दिए जाएंगे। नालों का पानी और गंदगी सीधे नदियों में डाली जा रही है। बुंदेलखंड की नदियों को इतना खोद दिया गया है कि हर जिले में सड़क पर खेत के किनारे टीले बने हुए हैं, कि जिससे जानकारी न मिले कि आखिरकार नाले साफ हुए कि नहीं हुए, नदियां साफ हुई कि नहीं हुई है। जो बरसात का पानी आ रहा है वो सब गंदगी को लेके निकल जाएगा और इन पर आरोप भी नहीं लगेगा। वो बात अलग है कि बुंदेलखंड की नदियों को इतना खोद दिया गया, इतना खोद दिया गया है, किसी जिले में चले जाएं, हर जिले में सड़क पर, खेत के किनारे टीले बने हुए हैं, टीले लगे हुए हैं और ऊंचे ऊंचे टीले हैं। ऐसा लग रहा है कि कई पहाड़ बन करके आ गए हैं, एक एक महीने में पहाड़ बन गए, 2 महीने में पहाड़ बन गए। और उस बात में मैं नहीं जाना चाहता हूं, उस पहलू पर, क्योंकि हमें भी वही जरूरत पड़ेगी एक समय पर। अभी एक पार्टी के नेता ने आरोप लगाया है कि उसके खिलाफ 1700 करोड़ की वजह से साजिश हो रही है। तो वही 1700 करोड़ जो हैं उसकी वजह से टीला ही नहीं दिख रहा किसी को, टीले कहीं दिखाई नहीं दे रहे किसी को। और इटावा में एक अधिकारी का ट्रांसफर हुआ, 80 मीटर ऊंचा पहाड़ लेके चला गया संघ अपने, गोरखपुर के करीब 80 मीटर ऊंचा पहाड़, अब वो है ही नहीं। अधिकारी ट्रांसफर हुआ, उसके साथ लगता है वो पहाड़ भी उधर ही चला गया गोरखपुर की तरफ। तो मैं अभी कहूंगा कि 2 वीडियोस हैं, एक पुराना है, एक नया है, जो कि यमुना का है और एक यमुना का और है, जो अभी हाल में हमने, आपने एक चैनल और एक न्यूज के साथी ने जो कहा कि किस तरीके से ताजमहल के पीछे जो गंदगी है यमुना की, कैसे अंग्रेज टूरिस्ट लोग नाक बंद करके आ रहे हैं। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब पहला भाषण हुआ था आगरा में बीजेपी के बड़े नेता का, उन्होंने ये भरोसा दिलाया था कि अकेला आगरा $1 ट्रिलियन की टूरिज्म इकोनॉमी पैदा कर सकता है। $1 ट्रिलियन की, केवल आगरा एक शहर, $1 ट्रिलियन की। और क्योंकि आपको मैंने इसलिए बुलाया था, समाजवादी पार्टी नेता फखरुल हसन चांद ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सरकार के पास फंड की कोई कमी नहीं, लेकिन वो कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों और मार्गों को लेकर राजनीति कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांवड़ियों की सुविधाओं के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस इंतजाम नहीं किए गए हैं, ना तो सही रूट प्लानिंग की गई और ना ही खाने पीने और रुकने की व्यवस्था की गई है। फखरुल ने कहा है कि कांवड़ यात्रा जैसे धार्मिक आयोजनों को लेकर सरकार को संजीदगी दिखानी चाहिए, लेकिन बीजेपी सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने में लगी है। आदरणीय अखिलेश यादव जी इस बात को कह रहे थे कि सरकार के पास फंड है, फंड की कोई कमी नहीं है, और आप रूट में पड़ रही दुकानों को, उनके नाम को लेके केवल राजनीति कर रहे हैं। आप जो कांवड़ यात्री हैं उनको सुविधा देने का आप कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। सरकार के पास फंड है, हमने जो कुंभ था उसमें भी पैसा खर्च हुआ था और पैसा आया भी था, ये सरकार ने कहा था। तो आखिर सरकार के पास जिम्मेदारी थी कि एक निर्धारित रूट तैयार होता, जहां पे कांवड़ यात्रियों के रुकने की व्यवस्था होती, खाने पीने की व्यवस्था होती और सरकार इसको अपने बजट से करती।
तो जो सवाल उठ रहा है दुकानों को लेके, रास्तों को लेके, वो सवाल भी नहीं उठते। लेकिन चूंकि सरकार की मंशा कांवड़ियों यात्रियों को सुविधा देने की नहीं है, केवल वोट बैंक की राजनीति को साधने की है, इसलिए सरकार कांवड़ यात्रियों के प्रति न जवाबदेही उनकी है, न वो उनको कोई सुविधा देना चाहती है। बिहार में मतदाता सूची के SIR पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का चुनाव आयोग से सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि 5 जुलाई को हमने चुनाव आयोग से मुलाकात की और उनके सामने अपने सवाल रखे। चिंता की बात ये कि अभी तक हमें चुनाव आयोग से कोई स्पष्टता नहीं मिली है। आप सब लोगों को पता होगा कि परसों हम लोग जो है 5 जुलाई को इलेक्शन कमीशन गए थे, वहां अपनी बात को हम लोगों ने रखा और मजबूती के साथ जो है जो भी शंकाएं थी, सवाल था, इलेक्शन कमीशन के जो बिहार के जो हेड है उनके सामने हम लोगों ने रखा। लेकिन चिंता इस बात की है कि कोई सवाल का कॉन्क्रीट जो जवाब आना चाहिए, स्पष्टीकरण जो आना चाहिए, क्लैरिटी जो होना चाहिए, वो हम लोगों को अब तक नहीं मिला है। हमारा डेलीगेशन दिल्ली में भी गया इलेक्शन कमीशन, बिहार में भी, पटना में भी हम लोग गए, लेकिन सवाल का जवाब हम लोगों को नहीं मिला। हालांकि आप सब लोग जानते हैं कि पटना का जो इलेक्शन कमीशन है बिहार का, वो निर्णय लेने योग्य नहीं है, उनको अधिकार नहीं है। वो केवल जो है पोस्ट ऑफिस जैसा काम करते हैं। हमारे सवालों को दिल्ली भेजा गया, यानी दिल्ली में जो बैठे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, अब तक ऐसा क्यों नहीं हुआ कि विपक्ष के सवाल को, जनता के सवाल को आकर एक बार भी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात को स्पष्ट कर देते, क्लियर कर देते, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। लगातार आप सब भी मीडिया के लोग जो हैं जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का ये कहना कि हमारे पास जो 11 डॉक्यूमेंट जो मांगे गए हैं वो डॉक्यूमेंट नहीं है, हमारे पास आधार कार्ड है, हमारे पास राशन कार्ड है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव के पिता राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं, जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। इसी वजह से वो ना तो ट्विटर पर सक्रिय हो रहे हैं और ना ही आंदोलन में भाग ले पा रहे हैं। तो क्या ऐसे में उन्हें भी उनके पद से बर्खास्त कर देना चाहिए? एक बीमार व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे बना हुआ है? विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव के पिता राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं, जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो वह ट्वीट पर सक्रिय नहीं हो पा रहे हैं, आंदोलन में सक्रिय नहीं हो रहे हैं, तो उनको भी पद से जल्दी से बर्खास्त कर दीजिए। एक अस्वस्थ आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे बना हुआ है? साथ ही साथ बिहार की जनता को नीतीश कुमार जी पर भरोसा है। आपराधिक घटना जो हुआ, 17 मानक पर हमारी सरकार समीक्षा करती है। वो प्रेम प्रसंग का मामला हो, भूमि विवाद का मसला हो, जाति संघर्ष का मामला हो, वर्ग संघर्ष का, ऐसे 17 मानक है। अब कौन किस कारण से हुआ है इसका भी उद्वेदन भी होता है और उसका अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचाते हैं। लेकिन माननीय तेजस्वी यादव जी, आप किस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? 159 पुलिसकर्मी केवल लालू जी के खानदान की सुरक्षा में लगा हुआ है। 159। आपको 159 पुलिस की जरूरत क्या है पूरे परिवार को? जरा इसी को कृपा कर किसी पर जानकारी दे दीजिए। बिना सुविधा और बिना दान के यह परिवार रह ही नहीं सकता है। एक ही बंगला में रहते हैं। एक भाई को छोड़ दीजिए, उनको तो अलग कर दिया गया, किनारे कर दिया गया है, लेकिन इसके अलावा सब एक ही घर में रहते हैं। 159 पुलिसकर्मी केवल लालू जी के परिवार की सुरक्षा में लगा हुआ है। लिख के इन लोगों ने दिया होगा, अनुरोध किया होगा, तो सुविधा के लिए बेचैन हो जाते हैं। प्रशासन का विहित दायित्व होता है, चाहे कोई राज्य के अंदर नागरिक हो, उसकी सुरक्षा हमारी जिम्मेवारी है। जो घटना हुई है उस घटना पर मुकम्मल कार्रवाई भी जब होता है तो
तो तेजस्वी यादव आपका ट्वीट दिखना चाहिए, जो ट्वीट दिखता नहीं है। अगर ऐसा ही आपकी मंशा थी तो रितलाल यादव जब गिरफ्तारी हुई थी उस समय भी ट्वीट करते कि कानून का इकबाल कायम है, हमारे दल के विधायक ने भी गड़बड़ी किया तो जेल गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों के सदस्यों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि वो किसी भी ऐसी नीति का समर्थन करने वाले देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे जो अमेरिका विरोधी होगा। उनके मुताबिक अमेरिका का विरोध करने पर ब्रिक्स देशों के सदस्यों पर अतिरिक्त 10% की टैरिफ लगाई जाएगी। ट्रंप का यह बयान ब्रिक्स 2025 शिखर सम्मेलन में ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों की निंदा के बाद आया है। ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स 2024 शिखर सम्मेलन में 10 सदस्यीय देशों ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूसी संघ, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात ने ईरानी परमाणु और सैन्य सुविधाओं पर अमेरिकी इजराइल हमलों की निंदा की और हमलों को अवैध बताया। इसके अलावा ब्राजील शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक दक्षिण में हमलों के मामले में आतंकवाद के प्रति दोहरे मानदंड को उजागर किया। ब्रिक्स देशों की संयुक्त घोषणा में जम्मू और कश्मीर में पहलगाम हमले की निंदा की गई। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद की सीमा पार आवाजाही, आतंकवाद के वित्त पोषण और सुरक्षित ठिकानों का मुकाबला करने का आह्वान किया। बयान में कहा गया है कि हम आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता सुनिश्चित करने और आतंकवाद का मुकाबला करने में दोहरे मानदंडों को अस्वीकार करने का आग्रह करते हैं। इसके अलावा संयुक्त घोषणा पत्र में अमेरिका का नाम लिए बिना टैरिफ में की गई अंधाधुंध बढ़ोतरी की आलोचना की गई और कहा गया कि इस तरह के उपयोगों से वैश्विक व्यापार कमजोर होने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधा उत्पन्न होने का खतरा है। साथ ही आपको बता दें कि अमेरिका ने चीन और भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाने की घोषणा पहले ही कर दी है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।